Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. So, as I promised, on YouTube, I will be doing a complete analysis of every previous year question that has appeared in the UPSC CSE prelims from 2013 to 2024. And this is the first video in this complete PYQ analysis series. So, let's talk about this series and let's talk about the importance of PYQs first, and then we will see the questions. और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करूँगा दे विल ऑल बी अलाइंड विद द स्टेप फ्री गाइडेंस इनिशिएटिव दैट आई एम रनिंग इन दैट इनिशिएटिव एज यू नो वी आर स्टार्टेड विद इकोनॉमी सो आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस ही देखने वाले हैं सो बेसिकली आई एम डूइंग अ कंप्लीट PYQ एनालिसिस सीरीज सो ऑल PYQs ऑफ UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम from 2013 when the new pattern started to 2024 we'll be doing 1 or 2 sessions per week, mainly it will be 1 session per week. Now, how to watch this series. Please don't watch this series as something that you're doing on your bed while you're relaxing. ऐसे मत करिए प्लीज़. Do watch this series like a proper test. आप इसको टेस्ट ही मानिए. आपको क्या करना है? As the video is running, a question will come on the screen. उस क्वेश्चन पे चारों ऑप्शंस दिखेंगे, but you will not see the answers there, right? आपको पहले वीडियो पॉज करनी है and try to solve it. Then you should see the explanation and the answer. अगर आप डायरेक्टली आंसर देख लोगे, देखो फ़ायदा तो थोड़ा बहुत उससे भी हो जाएगा, but for the most optimum benefit, you should ideally pause the video every single time, try to solve the answer and then see what the answer is, right? मैं आपको यहाँ पर explain भी करने वाला हूँ answers. Now I have created a PDF of all of these questions. Of course these slides are not, these are good for the video, but they're not good for you to use. आपको तो सारे questions एक जगह पर एक document में चाहिए. So for that I've also created a PDF of all these questions in one place and they can be found on my website www.drshivan.com and the link is also there in the first comment. तो वहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो. Now, few principles before I start this series. Firstly, I will not be doing any guesswork here. देखो guesswork कराने के लिए YouTube पे बहुत लोग हैं, तो if you want you can just watch their videos. Guesswork, कोई तिगड़म, कोई लॉजिकल एनालिसिस करके लॉजिकल गेसिंग करना कि देखो ये तो हमेशा गलत होता है, ये तो हमेशा सही होता है, दैट इज़ नॉट रियली माई फिलोसफी. मुझे लगता है कि एलिमिनेशन और ये जो ट्रिक्स होती हैं दे कैन हेल्प अस टू सम एक्सटेंट, बट फर्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज नॉलेज. तो मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको नॉलेज के बेसिस पे ही कराऊंगा. जो PDF मैं आपको अभी बात कर रहा था विच इज़ ऑन माई वेबसाइट, दैट PDF हैज़ अ कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. तो बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज, बाय लेट्स से 15-16 सेशंस ऑफ दिस सीरीज, हमारे पास एक प्रॉपर रिपोजिटरी ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद देयर एक्सप्लेनेशन इन द सेम टॉपिक्स दैट वी आर स्टडिंग. सो जिन ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें मिल जाएंगी. तो इवन लेटर जब हमें प्रीलिम से पहले रिवाइज करना होगा, हम इन PDF की कंपाइलेशंस को रिवाइज कर सकते हैं. एंड लास्टली ऑफ कोर्स ट्रीट दिस एज अ टेस्ट. Now, before I start this series, let me first tell you about the importance of previous year questions. देखो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs. बट हाउ आई क्लासीफाई इट, मैं बस वो बता रहा हूँ. PYQs आई क्लासीफाई इन 2 forms. One are questions that get directly repeated and one is thematic repeat, right? इनका एग्जाम्पल देता हूँ पहले मैं आपको, फिर मैं आपको कुछ डेटा और एविडेंस दिखाता हूँ कि PYQs एक्चुअली कितने इंपॉर्टेंट हैं. हम सबको पता है इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट इज़ द एविडेंस एंड डेटा बेस्ड ऑन प्रीलिम्स 2024 पेपर. तो पहले देखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट रेपिटेशन. जैसे ये क्वेश्चन पूछा प्रीलिम्स 2024 में ऑन राइट टू प्राइवेसी, एंड 2021 में एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज देयर, राइट टू प्राइवेसी. ये क्वेश्चन शायद 2023 में भी आया था एज फार एज आई रिकॉल. तो नाउ दिस इज इन माई ओपिनियन अ डायरेक्ट रिपीट, राइट? दिस इज द डायरेक्ट रिपीट क्योंकि एग्जैक्टली आंसर सेम है. ये क्वेश्चन देखो, ऑन जून 21 विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स. और ये 2019 का क्वेश्चन देखो, ऑन 21st जून द सन इज वेयर. अब ये ऑप्शन एग्जैक्टली सेम नहीं है बट द कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम. सो दिस ऑल्सो इन माई ओपिनियन इज लाइक अ डायरेक्ट रिपीट. ये 2024 का क्वेश्चन है. अगेन प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व्हाट डू दे रिलीज. बेसिकली एग्जॉस्ट पाइप एमिशन में क्या होता है. और ये ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू फ्यूल सेल्स टू रन व्हीकल्स. अब ये भी ऑप्शन एग्जैक्टली सेम नहीं है, राइट? बट इफ यू हैव रेड दिस क्वेश्चन एंड यू नो द लॉजिक ऑफ दिस आंसर, एग्जैक्ट आंसर कैन कम हियर. ठीक है, ये हुए डायरेक्ट रिपीट्स. कुछ होते हैं थीमैटिक रिपीट्स. थीमैटिक रिपीट्स आर लाइक दिस. जैसे ये क्वेश्चन डिजिटल रुपी पे है, यहाँ पर पूछा हुआ है अबाउट RBI's मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्विफ्ट, एंड यहाँ पर अगेन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे पूछा हुआ है. द ऑप्शंस आर ऑल्सो फेयरली डिफरेंट एंड कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो डिफरेंट बिकॉज यहाँ स्विफ्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बट द टॉपिक इज द सेम, द थीम इज द सेम विच इज डिजिटल करेंसीज. एक और थीम देखते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन है ऑन जायंट स्टार्स एंड हाउ दे लिव, एंड यहाँ पर क्वेश्चन है 2023 का जिसमें सेफिड्स, नेबुले और पल्सर्स के बारे में पूछा था.
Now both these questions are from the same theme, which is the life cycle of a star. How does a star get born? Things like red dwarf कैसे बनता है, nebula बनता है, फिर red dwarf बनता है, then explosion happens, what is the Chandrasekhar limit, etc etc. So it's the same theme. So this is what I call a thematic repetition. तो अब है कुछ data to see how much PYQs are actually repeated, and this is from the prelims paper of 2024. अगर आप 100 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, इफ यू लुक एट दीज 100 क्वेश्चंस, यू विल सी दैट डायरेक्ट रेपिटेशन वाज देयर इन 11 क्वेश्चंस. सो 11% आर डायरेक्ट रिपीट्स, एज इट इज रिपीट हुए हैं पीवाईक्यू 11 क्वेश्चन. 11 डायरेक्ट रिपीट मीन्स 22 मार्क्स. दिस इज अ ह्यूज नंबर. अगर आप देखो कि लोगों का कट ऑफ, स्पेशली आई वुड से जो पीपल हु आर सीरियस, उनका कट ऑफ जनरली 10 मार्क्स से ज़्यादा से मिस नहीं होता है, राइट. हु हैव स्टडीड प्रॉपरली, दे विल मैक्सिमम मिस द कट ऑफ बाय 10 मार्क्स, 8 मार्क्स. तो ये नंबर बहुत बड़ा है. और अगर आप थीमेटिक रेपिटेशन को काउंट कर लो तो दैट इज 32%. सो 32 मोर क्वेश्चन, सो 64 मार्क्स. बट ये जो नंबर है इसमें वी शुड बी अ लिटिल बिट कॉशियस, बिकॉज थीम्स तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, राइट. इट कैन बी अ वेरी बिग थीम एंड द क्वेश्चन कैन बी अ बिट डिफरेंट ऑल्सो. तो इसकी जो वेटेज है मैं उतनी हाई नहीं मानता. दिस ऑब्वियसली दिस इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी दोज थीम्स, बट यहाँ पर ये कहना कि 64 मार्क्स डायरेक्टली पीवाईक्यू से आए, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है. बट हाँ, 22 मार्क्स डायरेक्टली पीवाईक्यू से आए, और इन 64 में से आई एम श्योर देर मस्ट बी एटलीस्ट 30 मार्क्स जो सॉल्वेबल थे फ्रॉम पीवाईक्यूज, राइट. हो सकता है 64 के 64 सॉल्वेबल हो, बट फॉर दैट इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग. तो इसकी वेटेज हम थोड़ी कम कर देते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस डेटा आई हैव कंक्लूडेड दैट पीवाईक्यूज आर फेयरली इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो वी टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज. आज पहला सेशन है, वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी. स्टेप जो फ्री इनिशिएटिव है उसमें इकोनॉमी स्टार्ट हुआ था, और अभी तक उस फ्री इनिशिएटिव में वी हैव कवर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड जीडीपी एस्टिमेशन, राइट, बेसिकली नेशनल इनकम अकाउंटिंग. तो आज हम सिर्फ इन 4 टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस देखेंगे, एंड विल अलाइन द टॉपिक्स इन दिस पीवाईक्यू सीरीज टू स्टेप. और स्टेप का जो शेड्यूल है और जो सारथी है इसका प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम का शेड्यूल है, वो भी एग्जैक्टली सेम है. सो बस वहाँ पर लेक्चर्स अलग हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग. तो जितने भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, दे कैन फॉलो दिस सीरीज ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ योर जॉब इज टू रीड द क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, राइट. मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, आई विल वेट फॉर 2 सेकंड्स, पॉज द वीडियो, ट्राई एंड सॉल्व इट, देन आई विल सॉल्व. ठीक है. आई होप यू हैव सीन द क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द आंसर. देखो क्वेश्चन क्या था. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल. पहले हम डिफाइन करते हैं दिस वर्ड कैपिटल. कैपिटल मीन्स एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स. फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स, राइट. सोशल मीन्स इन टर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी. So what are things that I have, or what are things that a society has that will provide a future stream of benefits? इसमें generally things like relationships, favors, trust, harmony. For example, if you trust me and I'm telling you I will complete this PYQ series, right? Then this trust that you have on me and I have on you, that you will watch this video till the end, will provide a future stream of benefits. That is how you define social capital. So this is the answer here. हम बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं. प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, दिस इज समथिंग दैट विल गिव अस विद रिगार्ड्स टू समथिंग लाइक ह्यूमन कैपिटल. ये स्किलिंग का है, तो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट ह्यूमन कैपिटल. स्टॉक ऑफ बिल्डिंग्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली कैपिटल. टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. Size of population in working age group. Size of population in working age group has no relation with this directly, right? So the most appropriate answer seems to be level of mutual trust and harmony in society. Let's move to the next question. If a commodity is provided free to the public by the government, then please pause the video, solve this question, then I'll discuss the answer. Now I hope you've tried to solve this question by yourself. देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक कमोडिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन्स. ठीक है. गवर्नमेंट डिसाइड्स that it will provide iPhones free to the public. Government will have to buy iPhones. Where will the money for buying these iPhones come from? Government does not have any of its own money. Since government is an artificial entity, government का खुद के पास कोई पैसा नहीं होता है. Government collects money through tax revenues and other revenues. So some taxpayers are there. So taxpayers will pay tax. Government will use this tax to buy iPhones, and then government will provide these iPhones free to the public. यही पूछा है. अब यहाँ पर एक की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट.
What is the meaning of opportunity cost? The word opportunity cost means that the value of next best alternative that we give up. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ दैट यू कैन चूज टू स्टडी और यू कैन चूज टू वॉच नेटफ्लिक्स, आपके पास 2 घंटे हैं, यू कैन चूज टू स्टडी और यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स. इफ यू चूज टू स्टडी, you are giving up an alternative. What alternative are you giving up? You are giving up the alternative of Netflix. If you choose to watch Netflix, you are giving up an alternative. What alternative are you giving up? You are giving up studying. So the next best alternative that you are giving up. So इस केस में if you choose to study, the opportunity cost will be the cost of watching Netflix. आपने नेटफ्लिक्स वॉच करना गिव अप किया है, सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वॉचिंग नेटफ्लिक्स और योर लेजर और एन्जॉयमेंट. दिस इज हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड. अब इस केस में हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, राइट. गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड दीज फ्री टू द पब्लिक. पब्लिक को गवर्नमेंट ने आईफोन्स फ्री में दे दिए. अब अगर गवर्नमेंट ने आईफोन्स फ्री में दे दिए, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस पब्लिक? क्या इनको कोई किसी ने आपको कहा ये लो एक फ्री में आईफोन ले लो, वर यू गिविंग अप एनी ऑल्टरनेटिव हियर? आपने कुछ गिव अप किया क्या? नहीं, आपको तो फ्री में बस किसी ने आईफोन पकड़ा दिया, इट्स अ फ्री गिफ्ट. सो यू आर नॉट गिविंग अप एनीथिंग टू टेक दिस आईफोन. तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है. फॉर पब्लिक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, बट somebody has made a choice. If someone makes a choice, जैसे you were making a choice to study or to watch Netflix, if you make a choice, the cost of that choice is opportunity cost, right? The opportunity that you give up. So government has made the choice that they will buy iPhones, but does government have its own money? No. Who has the money? Taxpayers have this money. Here the choice is being made by the government, not by the taxpayers. Question is not who is making the choice. Question is who is bearing the opportunity cost. Government chooses to buy iPhones. Government ने choose किया कि हम iPhones buy करते हैं, but किसके पैसे से? From the taxpayers' money. So tax is given to government. Government chose to buy iPhones. Taxpayers were giving tax to the government so that they could receive some public services. Now the opportunity cost, the alternative that taxpayers had was that government could buy education services or health services and provide them to them, right? ये चॉइस गवर्नमेंट ने करी है कि हम एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं देंगे अपने सिटीजन्स को, वी विल गिव iPhones. So if a choice has been made, there will be an opportunity cost here. And who is bearing this opportunity cost? The person who has supplied the money. Government does not have any money of its own. So in this case, the answer will be C. The opportunity cost is transferred from the consumers of the product. Consumers of the product are public now, people who have taken those free iPhones, to the tax paying public. Let's come to question 3. ये 2021 का क्वेश्चन है. Other things remaining unchanged. Market demand. I'll just turn the camera like this ताकि आपको दिख सके. Market demand of a good might increase if price of substitute increases, complement increases, inferior good, price falls. Right? Pause the video and solve the question. Now I hope you've tried to solve. अब देखो. What is a substitute good? A substitute good is goods that are replacement of each other. Complement goods, goods that are consumed together. Inferior good. Inferior good in economics is defined as those goods whose demand decreases when your income will increase. आपकी income बढ़ गई तो आप वो goods consume कम करोगे. जैसे kerosene is generally regarded as an inferior good. When people's incomes increase, they generally demand less of kerosene. They will move on to various other cooking fuels, right? तो यहाँ पर ये ऑप्शन देख लेते हैं पहले. Good is an inferior good and income of consumers increase. इससे मार्केट डिमांड तो नहीं बढ़ने वाली, तो ये तो गलत है. इट्स प्राइस फॉल्स. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस एट ceteris paribus. Ceteris paribus meaning all other conditions remaining constant. तो प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड शुड इंक्रीज. प्राइस नीचे, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर. 4 इज करेक्ट, 3 इज रॉन्ग. अब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं. सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए लेट्स सी एन एग्जांपल. एक एग्जांपल देखते हैं. Let's take the example of first a substitute good. हम देखते हैं 3 goods, bread, butter and jam. Butter and jam are substitutes here. You can either have jam or you can have bread or you can have butter. Bread के ऊपर या तो आप butter लगाओगे या jam लगाओगे.
एंड ब्रेड एंड बटर एंड ब्रेड एंड जैम आर कॉम्प्लीमेंट गुड्स कंज्यूम टुगेदर. आप ब्रेड खरीदोगे और साथ में बटर भी खरीदोगे, या ब्रेड खरीदोगे और साथ में जैम भी खरीदोगे. सो बटर एंड जैम हियर आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ब्रेड एंड बटर हियर आर कॉम्प्लीमेंट गुड्स. अब देखते हैं बटर और जैम का रिलेशनशिप देखते हैं. लेट्स से अभी दोनों आर अवेलेबल फॉर 10 रुपीज़. जैम सडनली बिकम्स अवेलेबल फॉर 20 रुपीज़. इफ जैम बिकम्स अवेलेबल फॉर 20 रुपीज़, पीपल विल से जैम महंगी है, मैं ब्रेड बटर ही खा लूँगा. सो दे विल बाय बटर. So if the price of substitute increases, the market demand for butter will increase. So first statement seems correct. Price of substitute increases, जैम का प्राइस बढ़ा तो लोगों ने बटर ज़्यादा खाना शुरू किया. Second is price of its complement increases. There is bread and there is butter. ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, तो अब आपको अगर ब्रेड एंड बटर खाना था, लेट्स से ब्रेड इज प्राइस एट ₹5, आपको ब्रेड एंड बटर खाना था टुगेदर, then you would have to spend ₹5 on bread and ₹10 on butter. Now bread is worth ₹50, let's say. तो पहले आपको 15 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ रहे थे ब्रेड बटर खाने के लिए, और अब आपको 50 रुपीज़ ऑन ब्रेड, 10 रुपीज़ ऑन बटर, तो अब आपको 60 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे. नाउ व्हेन द प्राइस ऑफ दीज टू गुड्स, बिकॉज दे आर कंज्यूम टुगेदर, हैव इंक्रीज्ड, आप ब्रेड कम खरीदोगे, और ब्रेड कम खरीदोगे तो बटर भी कम खरीदोगे, राइट. सो इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, मार्केट डिमांड गोज डाउन. So second statement is not correct. So answer here is 1 and 4. This is correct. This is correct. These two are not correct. आगे चलते हैं. Read this question, pause the video and try and solve. Now, following steps is most likely to be taken at the time of economic recession. ठीक है जी. Let's make the graph for a country. This is price levels. This is real GDP. और एक ग्राफ बनाते हैं of aggregate demand and aggregate supply. This is aggregate demand of the country. This is aggregate supply of the country. When these two intervene, or where they interject, that is where the price levels and GDP are. अब हमें कहना है कि there is economic recession. Economic recession is defined as aggregate demand of the economy is low, right? इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि aggregate demand के 4 कंपोनेंट्स हैं, C plus I plus G plus X minus M. X minus M is known as net exports, G is government spending, I is investment, C is consumption by households. अब देखो, if there is economic recession, I need to raise the aggregate demand. Aggregate demand कम है, I need to raise the aggregate demand. देख लेते हैं effects. पहला है cut in tax rates. Cut in tax rates सही लग रहा है, because cut in tax rates will lead to increase in consumption, increase in investment, accompanied by increase in interest rate. If there is increase in interest rate, what are interest rates? Interest rates को अगर मैं आपको define करने को बोलूँ, what are interest rates? Interest rates are nothing but the price of money. ये money की cost है. You give money to the bank gives you interest rate, price of giving money gives, bank gives this money as loan, then bank wants interest rate in return. So interest rates are nothing but the price of money. If you increase the interest rates, people will borrow less or people will save less, right? Sorry, my bad. If you increase the interest rates, people will spend more money or they will give more money to banks. People are giving more money to banks बिकॉज सेविंग्स इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो पीपल कहेंगे बैंक में पैसा डाल दो, एंड बैंक इज गिविंग आउट लोन्स टू अदर पीपल हु विल देन यूज इट फॉर इन्वेस्टमेंट. सो पीपल विल से लोन्स कम लो बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर हाई. So investment will decline and people are putting their money in banks. They are not actually using the money for consumption. वो खर्च नहीं करेंगे, वो बैंक में डालेंगे. अगर सेविंग्स इंटरेस्ट रेट आज 20% हो जाए तो वी विल से खर्च करने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा बैंक में डालते हैं, राइट. So when interest rates are raised, consumption will be down, investment will be down, and that's not what we want to do. So this option is incorrect. आगे देखते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी बी ऑप्शन को, सी को देखते हैं. इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, जैसे ही टैक्स बढ़ेगा पीपल विल कंज्यूम लेस, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स. एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एग्रीगेट डिमांड कम है और हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है. We have to increase G. So the answer here will be B. Increase the expenditure on public projects, which is the actual answer. Now let's come to question number 5. Increase in absolute and per capita real GNP do not connote higher level of economic development if. I hope you have paused and tried to solve. Ab development is
नॉट द सेम एज ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अगर जीएनपी बढ़े, एब्सोल्यूट जीएनपी बढ़े, पर कैपिटा जीएनपी बढ़े, तो देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चरल आउटपुट. ओके, agricultural output fails to keep pace with industrial output. These are both again parameters of growth. Question is on development. Imports grow faster than exports, again a component of aggregate demand, so a parameter of growth. Poverty and unemployment increase. These are developmental indicators. So answer here will be C. Let's move on to the next one. Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to. Now, I hope you've tried to solve. There is a linkage between savings and investment. Investment leads to capital formation leads to more output. वो कह रहे हैं कि सेविंग्स हमारी कंट्री में हाई हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी हाई होनी चाहिए, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी हाई होना चाहिए. बट कैपिटल फॉर्मेशन हाई होने के बाद भी आउटपुट हमारा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करा, तो क्या हुआ? मतलब द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू पुट, आपने 100 रुपीज़ इकॉनमी में लगाए, तो आउटपुट इंक्रीज सिर्फ 1 रुपी का हुआ. वर्सेस देयर कैन बी एन इकोनॉमी जहां आपने 100 रुपीज़ कैपिटल फॉर्मेशन में लगाए और आउटपुट इंक्रीज लेट्स से 50 रुपीज़ का हुआ. लेट्स सी व्हाट अ कैपिटल आउटपुट रेशियो मीन्स. इन दिस केस capital put is rupees 100, output is 1. Second case, capital put is rupees 100, output is 50. So 100 by 50. This is a ratio of 2, this is a ratio of 100. Which of these situations is more desirable? Obviously, this situation is more desirable. So for a good economy, the capital output ratio is low. If an economy has a high capital output ratio, if an economy has a high capital output ratio, there will not be capital formation despite having high investments. So savings high है, investments high हैं, capital formation हुआ है, but output नहीं बढ़ रहा because capital output ratio is high. Answer is D. Now, the national income of a country for a given time period is equal to. अब देखो, again in this question, the question is related to national income. I hope आपने पॉज करके ट्राई किया हो इसको भी सॉल्व करने का. So, नेशनल इनकम मेजर करने के 3 मेथड्स हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन मेथड. राइट, अब ये देखो, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो सी और आई हुआ, हमें जी और नेट एक्सपोर्ट्स भी डालना है, तो ये तो नहीं हो सकता. सम ऑफ पर्सनल इनकम की एक अलग डेफिनेशन है. पर्सनल इनकम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम नेशनल इनकम. पर्सनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. उससे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता. नाउ 2 ऑप्शन रिमेन्स. राइट, now look at this option, money value of final goods and services produced. अगर आप यहाँ पर प्रोडक्शन मेथड देखोगे, इन प्रोडक्शन मेथड वी लुक एट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, बिकॉज अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट करोगे तो इट बिकम्स अ डबल काउंटिंग. सेकेंडली, money value is important. This is how we'll be able to calculate national income. For example, we say GDP of a country, but यहाँ there are certain confusing options. But if you look at the A and D option, the best alternative seems to be D, and that is what the answer is. Right, so that is national income of a country. Now here I want you to revise the concepts of GDP, GNP, the idea of depreciation, idea of personal income and personal disposable income. एक हिंट दे देता हूँ आपको पढ़ने के लिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज नोन एज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. यहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं, फ्रॉम GDP हाउ डू वी रीच टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताना. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ. तो कुछ भी हो जाए इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. पॉज एंड ट्राई एंड सॉल्व. ऑल राइट, सो आई होप यू सॉल्व ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इकोनॉमिक ग्रोथ दिखानी है मुझे. अगेन लेट मी मेक एन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कर्व. दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई. These are price levels. This is real GDP. Now there has to be an economic growth. That means real GDP has to increase. So if aggregate demand increases, the new equilibrium will be here and there will be economic growth. Now let me look at the components of aggregate demand. Aggregate demand is equal to C plus I plus G plus X minus M. इनमें से अगर एक कंपोनेंट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ.
राइट। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन कंजम्पशन से रिलेटेड है नहीं, राइट। टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नॉट रिलेटेड टू दिस। Population growth in X. Population growth can be linked to consumption. Right? Population growth can be linked to consumption, but it's not necessary that high population growth will lead to high consumption. Capital formation in X. अगर capital formation होगी मतलब I will increase. Investment का एक major component होता है gross fixed capital formation. So I will increase. So capital formation in X is the right answer. Volume of trade grows in the world economy. This will impact net exports, but for necessary growth, net exports will have to increase. वो तो यहाँ नहीं लिखा. So answer here is also capital formation in X. Now, this is the first video of the series. So I'm just stopping it here. मैंने आपको employment नहीं पढ़ाया. I did not do any questions of employment. क्यों? Because I know कि ये वैसे भी लोग ढंग से नहीं पढ़ते. तो employment के लिए actually I have made a PDF जहाँ पर सारे labor laws और सारी गवर्नमेंट की important schemes on skilling, ये सारी स्कीम्स मैंने एक पीडीएफ में बना दी है एंड आई एम पुटिंग दिस पीडीएफ ऑन माय वेबसाइट, राइट। ये पीडीएफ मैं अपनी वेबसाइट पे डाल रहा हूँ और इसका भी मैं लिंक डाल रहा हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड दीज, दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, रीड दीज एंड फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन द सेकेंड सेशन। ये पहला सेशन बहुत छोटा था बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट वी आर डूइंग हियर। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन देर विल बी अबाउट 60 क्वेश्चन। तो एक प्रॉपर 1 आवर का सेशन होगा और एक प्रॉपर टेस्ट होगा। एंड फ्रॉम द सेकंड सेशन आई विल जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, आई विल नॉट गिव एनी ब्रीफ। आपको आई होप बस समझ आ गया हो कि हमें क्या करना है, इसी फॉर्मेट में चलेंगे। आगे भी क्वेश्चंस रेडी हैं, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक्सेट्रा, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। आई वांट यू टू रीड दिस, दिस इज योर होमवर्क टू रीड दिस डॉक्यूमेंट, लेबर स्कीम्स एंड ऑन लेबर लॉज आई हैव क्रिएटेड दिस डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ के आना एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर। Okay, next video will now be on next Thursday. Every Thursday we'll have a session and do this. In the comments, if you watched this till the end, in the comments you can tell me if you enjoyed this process and if you are okay with this format. अभी हम बस format से comfortable हो जाते हैं. If we are okay with this format, then we will continue in the same format and keep doing this series till the prelims comes. Right? So 15-16 sessions. वो बड़े sessions होंगे. ये वाला आज छोटा था because this was the introductory one. तो आप बस यहाँ से start करो and then we'll have all of these sessions and cover every single PYQ. तो आपकी जो PYQ एनालिसिस की टेंशन है, रेपिटेशंस की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप मेरे पे छोड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।